हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेटीएस लाइव क्लासेस में। आज हम लोग आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। जैसा कि पिछली कक्षा में बात हुआ था कि हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे और उसका चौथा एवं अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसके तहत हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और कल से जून महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। चलिए जुड़ते हैं। इसमें एक न्यूज है कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित हुआ है मेरठ छावनी में, मेरठ यूपी छावनी में कंपार्टमेंट स्थापित हुआ है। पहला युद्ध स्मारक, पशु युद्ध स्मारक की बात करेगा तो वो भी मेरठ में ही स्थापित हुआ था। तो इसका नाम क्या है? रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स नाम है, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स। और ये किसके द्वारा किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। और अभी वर्तमान में देखें तो ये अपनी तरह का पहला है, मतलब भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट है, मेरठ छावनी में स्थापित हुआ है। अगला पॉइंट है धौलपुर विज्ञान केंद्र। जानते ही होंगे कि धौलपुर से आपको याद आ गया होगा राजस्थान, क्योंकि धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है? राजस्थान में है। ये टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। ऐसे में पूछ देगा एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में। और चीता कब उद्देश्य से समाप्त हो गया था? 1951 के बाद समाप्त हो गया था। अभी कब आया है? तो इसके एक समझौता हुआ है नामीबिया के साथ चीता हस्तांतरण का, उसी के तहत आया है कुनो नेशनल पार्क में। तो धौलपुर विज्ञान केंद्र कहाँ है? राजस्थान में है। और इसको लेकर के स्थापना इसका कब हुआ है? तो 7 से 9 जुलाई 2025 के बीच इसमें हुआ था। और यहाँ पे जो है क्या इसका है, इस केंद्र में तो स्कूली बच्चे और युवा में नवाचार और वैज्ञानिक जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाने के लिए यह मतलब कार्यक्रम चलाया गया था। और यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। अभी वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 67वीं का और CDPO का, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा ही बड़े स्तर पे मंत्री का नाम पूछा गया था। जैसे संसदीय कार्य मंत्री पूछ लिया गया था, विधान परिषद पूछ लिया गया था, ये सब पूछा गया था कि विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। कपड़ा मंत्री भी पूछा गया था, एक बार अल्पसंख्यक मंत्री भी पूछा गया है। तो इस स्तर से आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ने के क्रम में ही मंत्रालय याद करना चाहिए, क्योंकि एक बार मंत्रालय याद करने जाएंगे तो उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी याद करिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला न्यूज है कि फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, एक बायो बैंक का निर्माण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाना। और किस मंत्रालय के द्वारा? फिर से वही मंत्रालय है, बायो बैंक में। क्योंकि कल बात किए थे बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें जो परिवर्तन किया जाए वही है। तो ठीक इसी प्रकार का है ये बायो बैंक है, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, इसलिए इसका कौन करेंगे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये अभी है कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए आगे। अगला है क्या कि पहला खगोल पर्यटन महोत्सव। कल भी शायद इस न्यूज के बारे में बात हुई थी। तो पहला खगोल पर्यटन महोत्सव जो है कहाँ हुआ है? तो लेह लद्दाख में हुआ है। लेह लद्दाख में हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक कैंसर, अगला न्यूज है बिम्स्टेक कैंसर। बिम्स्टेक एक मतलब क्षेत्रीय संगठन है। बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसका आयोजन किसके किसके द्वारा किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, और विदेश मंत्रालय। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? अगला मंत्री याद करिए, आज 2 मंत्री याद कर लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर। उसके बाद ये आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा। शुभारंभ कब हुआ है इसका? 1 से 7 जुलाई 2025 को हुआ है, मतलब जुलाई के पहले सप्ताह में हुआ है बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण का कार्यक्रम। और मुंबई, कहाँ इसका शुभारंभ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है, टाटा मेमोरियल सेंटर में। उसके बाद आगे बात करें तो आप लोग जुलाई के मंथ में देखे होंगे एक बहुत बड़ी घटना थी, ये
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, यानी कि उपराष्ट्रपति हमारे जो थे जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफा का कारण क्या था? तो स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा था। इनका इस्तीफा कब हुआ था? तो 21 जुलाई 2025 को हुआ था। लेकिन इनका कार्यकाल कब तक का था? तो 10 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल था। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल से पहले ही अपना पद छोड़ दिया है। तो क्या उपराष्ट्रपति पद पर, मतलब कि पद में रहते हुए, कार्यकाल में रहते हुए पद छोड़ने वाले कौन कौन थे? तो 3 उपराष्ट्रपति थे। ये तीसरे व्यक्ति हैं जो पद पर रहते हुए अपना उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिए हैं। तो वी गिरी जुलाई 1969 में, आर वेंकटरमन जुलाई 1987 में। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव, इन दोनों का जो पद छोड़ने का कारण था वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद छोड़ा गया था। यदि बात करें कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, तो इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है 7 अगस्त को, और इसका चुनाव कब होगा? तो 9 अगस्त को इसका चुनाव होगा। ठीक है, तो अभी क्या पर है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट, इनका इस्तीफा कब हुआ है? तो इसका इस्तीफा हुआ है 21 जुलाई को। नए जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव कब होगा? तो 9 सितंबर को होगा। और अधिसूचना कब जारी हुई है? तो 7 अगस्त को हुई अधिसूचना जारी। आगे वही न्यूज, नई खेल नीति 2025, कल बात हुई थी कि नई खेल नीति 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ाना है। लेकिन अब अभी इस बात को लेकर हाजिर है कि इसका मतलब कि खेल नीति जो है 2025 वो किस वर्ष के खेल नीति से परिवर्तन किया गया है? तो 2021 में खेल नीति जो अभी तक चल रही थी उसी में परिवर्तन किया गया है और नए सिरे से नई खेल नीति लाया गया है, जिसमें इसमें खेल के लिए 5 स्तंभ मतलब आधारित किए गए हैं कि किस क्या क्या होगा खेल से। तो वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता आएगी, यानी कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के खेल वैश्विक स्तर पर खेले जाते हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ओलंपिक हो गए, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट भी होता है, आईसीसी जो भी हो, वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद बात करें तो शतरंज ग्रैंड मास्टर का, ये सब देखते होंगे। इसी खेल के माध्यम से वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता प्रदान करना, आर्थिक विकास के लिए खेल, अब खेल से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होता है, सामाजिक विकास के लिए खेल, समाज में यदि खेल की भावना को होता है तो हम लोग स्वस्थ होंगे। मतलब स्वस्थ होने का अर्थ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेल में पार्टिसिपेशन करेंगे और उसको सही समझकर आगे बढ़ाएंगे। जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा के साथ एकीकरण। तो 5 स्तंभ है, कौन कौन है? पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल, तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल, चौथा है जन आंदोलन के रूप में खेल, और शिक्षा के साथ, पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण के लिए खेल। नमस्ते योजना कार्यक्रम अभी वर्तमान में आया है, नमस्ते योजना कार्यक्रम। यहाँ पे हुआ क्या है कि नमस्ते योजना कार्यक्रम के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है लखनऊ में। कब हुआ है? 16 जुलाई को। आप सभी ये नमस्ते का फुल फॉर्म पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी देखे होंगे कि 69वीं बीपीएससी में जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था उसमें स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म पूछा गया था, और स्वामित्व योजना में स्वामित्व में एस का ये चेंज कर दिया गया था। तो ऐसे ही नमस्ते योजना का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। नमस्ते योजना, नेशनल एक्शन फॉर मैसेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एक्शन, एम फॉर मैसेनाइज्ड, एस फॉर सैनिटेशन, ई फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2023-24 में इसकी शुरुआत हुई है, और इसके शुरू करने वाली मंत्रालय कौन है नमस्ते योजना को? तो इसके तहत 2 मंत्रालय है। 2 मंत्रालय में एक है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास, शहरी और विकास मंत्रालय। तो वर्तमान में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कौन है? मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अभी वर्तमान समय में देखे होंगे कि राज्यसभा में 4 सदस्यों का मनोनयन हुआ है। यदि राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले अनुसूची में देखें तो अनुसूची 4 इसके लेकर के है, जो क्या प्रावधान करता है कि अनुसूची 4 के तहत है कि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व। उसके बाद अनुच्छेद में देखें तो याद होगा
संसद, संसद कितने में है? 80। राज्यसभा, सॉरी, संसद है 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ऐसे है। तो संसद राज्यसभा का चर्चा कितने अनुच्छेद में है? तो 80 में। और ये जो सदस्य का मनोनयन होता है राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य का मनोनयन जो होता है राज्यसभा में, वो सदस्य का मनोनयन कितने अनुच्छेद में दिया गया है? तो 80 के एक में दिया गया है। और वर्तमान समय में बात करें तो अभी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 250 है। इस 250 में 12 सदस्य जो है मनोनयन के द्वारा चुने जाते हैं। और मनोनयन का कुछ आधार है, इसका क्षेत्र डिसाइड किया गया है कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से 12 लोगों को चुना जाएगा। और ये क्षेत्र जो है राज्यसभा में मनोनयन का जो क्षेत्र है और राज्यसभा में सदस्य का जो मनोनयन होता है, यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग अपने संविधान को बनाने के क्रम में हमारे जो भी लोग महापुरुषों द्वारा संविधान बनाया गया है, उनके द्वारा क्या किया गया था कि 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया था और वहाँ जो भी चीज अच्छी लगी उसको अपने अंतर्गत अपनाया गया। कोई भी अच्छी चीज को अपनाने में ये नहीं है कि गलत है, जिसमें जो चीज अच्छी है वो अपना सकते हैं, क्योंकि कोई तो वो अच्छा ही लाया है और अच्छा तो अपना ही सकते हैं। तो उसी में कहा जाता है कि उधार का थैला है या किसी की नकल कॉपी है, तो नकल कॉपी नहीं है। हम लोग अपने संविधान में अपने परिदृश्य के अनुसार उसको परिवर्तन करके लाए हैं। यदि संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद है। इस 395 अनुच्छेद में 250 से ज्यादा अनुच्छेद हम लोग 1935 के अधिनियम से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। और इसी में बात करें तो इसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 के तहत जो राज्यसभा का मनोनयन है, ये मनोनयन हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। यदि डीपीएसपी की बात करें तो ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा संविधान में 36 से 51 के बीच है। ठीक है, ये हम कहाँ से लिए हैं? तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। यदि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की चर्चा की बात करें तो ये भाग 4 के 1 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है और भाग 4 के ए में है, 51 के क में है। यदि मौलिक अधिकार की बात करें, यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में है और ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए के संविधान से लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा का मनोनयन लिया गया है, इसमें 4 व्यक्ति को वर्तमान समय में मनोनयन किया गया है। पहले है मीनाक्षी जैन। ठीक है, पहले कौन है? मीनाक्षी जैन। दूसरे उज्जवल निकम, तीसरे सदानंद मास्टर और चौथे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा पूछा जाता रहा है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन है कौन नहीं है। तो अभी वर्तमान में 4 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में हुआ है, इसको याद रखिएगा। मीनाक्षी जैन, उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला। उसके बाद सुधांशु शुक्ला, हमारे भारत के आन बान शान, जो जानते ही हैं कि एक्जियोम 4 मिशन के तहत कहाँ गए हुए थे? इंटरनेशनल सोलर स्पेस में गए हुए थे, अंतरिक्ष स्टेशन पे गए हुए थे। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हो चुकी है। यह कुल 18 दिन मतलब अंतरिक्ष में रहे हैं और 60 जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, 60 एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका हिस्सा बने हैं। और इसरो के भी 7 प्रयोग वहाँ पे हुए हैं। और गगनयान लॉन्च करने का जो संभावना है वो 2027 तक है। और शुक्रयान कब लॉन्च होगा? 2028 तक। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। एक्जियोम 4 मिशन के तहत ये गए थे।
उसके बाद अगला न्यूज की तरफ चलें तो है 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आप सभी कल ही पढ़े थे कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्रा, जिसके तहत 2 से 9 जुलाई के बीच पढ़े थे, 2 से 9 जुलाई के बीच हमारे प्रधानमंत्री जो है 5 देशों के यात्रा पर थे। पहला घाना, दूसरा ब्राजील, तीसरा त्रिनाड एंड टोबैगो और चौथा कौन सा देश था बताइए आप लोग? चौथा देश था अर्जेंटीना। उसके बाद ये जो हो गया, सॉरी, तो 5वां देश था ब्राजील। तो उसी ब्राजील में क्यों गए थे उस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए? क्योंकि वहां पे ब्रिक्स सम्मेलन था 6 और 7 जुलाई को, तो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। तो ये 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। और ये जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2026 में, वो कहाँ होगा? अपने भारत में होगा। थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। पिछले बार ये पूछा था, पिछले बार नहीं 69वीं में पूछा था कि ये जो इसी टाइप का एक थीम पूछा हुआ था, थीम ही पूछा था। तो आप लोग थीम याद नहीं आ रहा है कौन संस्था का थीम पूछा था, लेकिन प्राइड टू पार्थ उसका आंसर था। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्राइड टू पार्थ जो गांधीनगर में हुआ था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही थीम पूछा था। तो थीम के लिए आप लोग याद रखेंगे कि ब्रिक्स 17वीं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मतलब गवर्नेंस, सतत शासन की बात की जा रही है। 18वां ब्रिक्स जो है कहाँ होगा? 2026 का भारत में होगा। पहला 2009 में हुआ था, कहाँ हुआ था? यूकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था, यूकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। और इसी में यदि साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका इसका सदस्य कब बना था? तो 2010 में बना था। अब वैश्विक भागीदारी, कोई भी संस्था जो है, पिछले बार पूछा गया था 69वीं में कि G20 का जो है इसका क्या कैसे कितना भागीदारी है, मतलब वैश्विक जनसंख्या में कितनी भागीदारी है, कितना GDP है इसका, कितना ग्रोथ रेट है, ये सब पूछा, कितना व्यापार को कवर करता है। तो इसे ही ब्रिक्स का भी देख सकते हैं। तो ब्रिक्स के वैश्विक भागीदारी देखें तो जनसंख्या में 48.5% की मतलब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। ब्रिक्स में सबसे बड़ा देश हो गया इंडिया, जिसके पास जनसंख्या है। दूसरा हो गया चीन। तो बताइए कि 48% कम है? नहीं ना है, तो सीधे याद रखना है कि 48% के आसपास है। 52% में बाकी सब देश है, लेकिन 48% में यही 5 देश है। इसके बाद भू क्षेत्र की बात करें तो भू क्षेत्र में 36%, GDP की बात करें तो 39%, और व्यापार की बात करें तो 24%। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा जनसंख्या में 48%, ये लोग रहेंगे कितने जगह में? तो 38% में काम करेंगे, और उससे जो पैसा आएगा वो कितना है? GDP 39%, और व्यापार कितना है? 24% का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ADP देखते होंगे कि वर्तमान समय में हम लोग बहुत सारे ये होते रहते हैं कि बहुत सारे संस्था द्वारा भारत का ग्रोथ रेट डिसाइड किया जाता है, या कोई भी देश का। तो ADB द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि कितनी बताई गई है? 6.5% बताई गई है। ठीक है, ये एक समझौता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। ये इस तरह का एग्रीमेंट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो वो क्वेश्चन को पूछा गया था BPSC द्वारा। तो ऐसे ही एक एग्रीमेंट है ECTA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसका फुल फॉर्म है ECTA का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये हुआ कब है? तो 24 जुलाई 2025 को हुआ है। कब हुआ है? 24 जुलाई 2025 को। किस किस देश के बीच हुआ है? तो सॉरी, ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ है, ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ है। भारत जो है ऐसा समझौता, यूरोपीय देशों से ऐसा समझौता करने वाला दूसरा देश है, मतलब कि दूसरे देश है UK, जिसके साथ भारत ऐसा समझौता किया है। पहला समझौता हम लोग कर चुके हैं, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FATA जानबे करते होंगे कि आया था, FATA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया था। तो इसी में था कि अभी हम लोग पहली बार किसके साथ किए थे, तो आइसलैंड के साथ किए थे, लिechtenstein के साथ किए थे, नॉर्वे के साथ किए थे और स्विट्जरलैंड के साथ किए थे। लेकिन यूके दूसरा देश है जिसके साथ हम लोग CETA किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत कुछ नहीं होता है कि दोनों देश जो द्विपक्षीय व्यापार को बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ाते हैं और इसके लिए कुछ रियायतें दी जाती है उनके तरफ से भी, और जो देश समझौता करता है जैसे भारत की तरफ से भी रियायतें दी जाएगी इनके मतलब ट्रेड पे, और इनके तरफ से भी हमारे ट्रेड पे। तो आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो रिजविक है। रिजविक जो है पूरे विश्व में सबसे उत्तरतम राजधानी है, मतलब किसी देश की स्थित सबसे उत्तरतम राजधानी जो है रिजविक है, और राजधानी किसकी है, आइसलैंड की है। और आइसलैंड की मुद्रा की बात करें तो कोरोना है। लिechtenstein जो है, लिechtenstein की राजधानी कहाँ है, बाडूज है, बाडूज। इसकी मुद्रा की बात करें स्विस फ्रैंक है। और ये जो हम लोग एग्रीमेंट किए थे EFTA में एग्रीमेंट करने वाला स्विट्जरलैंड भी जो था, स्विट्जरलैंड का भी मुद्रा जो क्या है, स्विस फ्रैंक है। यानी कि लिechtenstein और इसका स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या है, समान है, स्विस फ्रैंक। लिechtenstein की राजधानी कहाँ है, बाडूज है। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो, जानबे करते होंगे। नॉर्वे के ही आसपास क्या है, नॉर्वेजियन सागर भी पड़ता है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो नॉर्वेजियन क्रोन है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड का ज्यादा चर्चित शहर जिनेवा है तो जिनेवा इसकी राजधानी है, नहीं, बर्न है राजधानी। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में किस किस संस्था का मुख्यालय है, तो रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय है, रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय है। उसके बाद बोलेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इस सब का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक आज बहुत महत्वपूर्ण योजना की बात करने वाले हैं जिसका चर्चा हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण द्वारा 25-26 के बजटीय भाषण में इसको लॉन्च किया गया था, इस योजना को। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। अब धन धान कृषि योजना है तो समझ ही गए होंगे कि कृषि से संबंधित है। तो ये कब हुआ था, तो 16 अभी लॉन्च तो हो चुका था बजटीय भाषण में, बजट जब पेश हुआ था उसी समय, लेकिन इसका अभी चर्चा में रहने का एक ही कारण है कि 16 जुलाई को भारतीय कैबिनेट मंत्रालय द्वारा इसको 6 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, कि यह मतलब मंजूरी मिल चुकी है कि यह अगले 6 वर्षों तक यह योजना काम करेगी। तो अब ये है क्या, तो 25-26 में है जो है कृषि धन धान योजना के तहत 100 जिलों का चुनाव किया जाएगा, 100 जिले का चुनाव किया जाएगा। इसमें जो है मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है, तो एक जिले से एक राज्य से एक जिला तो होगा ही। इसका कृषि धन धान योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। अभी देखते होंगे कि बहुत जगह पे जैसे अपने यहाँ बिहार में देखें तो बिहार में रोहतास में सर्वाधिक चावल का उत्पादन और उत्पादकता है। रोहतास जिला जो है सर्वाधिक चावल के उत्पादन और उत्पादकता वाला है। और शिक्षा में भी ये जो है कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, और अन्न भंडार जो होता है मतलब कि फूड स्टोरेज, उसको भी बढ़ावा देना है। ये जिला का चयन किस प्रकार किया जाएगा, तो जिला का चयन का कुछ क्राइटेरिया है, उसका है क्या कि उस जिले की उत्पादकता कम होनी चाहिए, फसल की जो उत्पादकता है वो कम होनी चाहिए, फसल सघनता कम होनी चाहिए, और अल्प ऋण वितरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए जुलाई मंथ का करंट कंप्लीट हो चुका है। जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे अब कल से जून माह के लिए। जून माह में कल इसमें भी 30 मिनट का हार्डली वीडियो रहेगा, 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज ही बिहार स्पेशल का सेशन लेकर के आएंगे कुछ, और बिहार करंट का भी सेशन लाएंगे।
तो आप लोग ऐसे ही रिवीजन करिए, खुद से भी रिवीजन करिए। और इसमें देखिएगा जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके कहीं कहीं नज़र के सामने था, और आप गलत भी करेंगे तो कन्फ्यूजन के कारण करेंगे। और इसीलिए एक सोर्स को बार बार पढ़िए। अभी भी 20 दिन बचा हुआ है, रिजल्ट इसमें सिक्योर कर सकते हैं। और बाकी छोटा छोटा वीडियो है, वीडियो को देखिए और इसे लाभ लीजिए। उम्मीद है कि ये 30 मिनट या 25 मिनट का वीडियो रहता है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है और करंट टू द पॉइंट ही रहता है। आपको अलग की बातें नहीं होगी, जो भी पूछा जाएगा वही पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा मैगजीन लेके आया गया उसी को पढ़ के सुनाया दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टू द पॉइंट बात किया जा रहा है। आप लोग देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगता है तो। अब कोई भी सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुधार चाहते हो तो आप लोग इसको बता सकते हैं और कह सकते हैं, कमेंट करिए। और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करिए, वीडियो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और JTS लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।